नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रामपुर के रण में आजम खां अलग थलग पड़ गए हैं, जिसकी खींच अब बाहर भी आने लगी है। आजम खां इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव अब तक रामपुर में चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए और पत्नी डिंपल के लिए मैनपुरी में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आजम ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पार्टी एक, गठबंधन एक, लेकिन चुनाव प्रचार अलग अलग। जिस बात का डर था, जिस कलह की चर्चा थी, जिस सियासी खतरे की आहट थी, वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अखिलेश पत्नी डिंपल को जिताने के लिए मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। जयंत चौधरी अपने प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में खतौली में रैलियां कर रहे हैं। वहीं रामपुर में आजम खान अलग थलग पड़ गए। भले ही आजम के पास चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं, लेकिन नाक का सवाल बने रामपुर विधानसभा की सीट पर अपने प्रत्याशी आसिम रजा को जिताने के लिए तन्हा महसूस कर रहे हैं। आने वाले हैं ऐसी सूचना है और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहां है ही नहीं। आजम खान को उम्मीद थी जिस सीट को उन्होंने एक झटके में गंवा दिया, एक बार फिर उस सीट पर कब्जा होगा। लेकिन पार्टी अध्यक्ष की राह मैनपुरी से अलग बढ़ ही नहीं रही। क्या आजम, क्या जयंत, दोनों अपने दम पर मैदान में बीजेपी का सामना कर रहे हैं। और जब सियासी लड़ाई में हिम्मत हारने लगे तो फिर याद अखिलेश के नेतृत्व की आई, जो मैनपुरी से हिल ही नहीं रहे। और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया। तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस, फुटेजेस हैं। उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे। आजम खान की लड़ाई उस शख्स से है जिसने कानूनी लड़ाई में उनकी विधायकी छीन ली, वोट देने का अधिकार छीन लिया। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले पड़ गए हैं और यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष से नाराजगी और बीजेपी से नफरत एक बार फिर जग जाहिर हो गई। आजम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर की गलियों में फ्लैग मार्च से दहशत का माहौल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट देने के नाम पर धमकी मिल रही। ऐसे में यहाँ चुनाव की क्या जरूरत? हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है? विवादित बयान की वजह से अपनी कुर्सी गंवाने वाले आजम खान एक तरफ नाराज हैं तो दूसरी तरफ बौखलाए हुए हैं। और इसकी भी वजह वो अखिलेश को ही मानते हैं, क्योंकि जब साथ देने की बात आई तो समाजवादी पार्टी में सबके राह अलग अलग हो गए। लेकिन अब भी भरोसा है वो आएंगे, प्रतिष्ठा की लड़ाई में दमखम आजमाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आजम खां के इस आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट है हार की वजह से और इसीलिए चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हार की संभावना देख करके जब समाजवादी पार्टी बौखलाती है तो इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देती है। किसी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले उनको 1 लाख बार सोचना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग वह भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कर रहे हैं। और जब उन्होंने वहां पे लोगों को सताया है, लोगों को उत्पीड़ित किया है, परेशान किया है, आज समाजवादी पार्टी का जो बरसों बरस तक साथ देने वाले, विशेष तौर से
मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो यह संदेश है कि चाहे मैनपुरी हो, चाहे खतौली हो, चाहे रामपुर हो, तीनों उपचुनाव में आज हमें हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और लोग ये जानते हैं कि सपा को वोट देने का मतलब है, सपा गठबंधन को वोट देने का मतलब है अपने भविष्य के उज्जवल जो संभावनाएं हैं उस पर ताला लगाना। मैनपुर में बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इसी दौरान न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री भी डिंपल के लिए ही वोट मांग रहे हैं। यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, किसान लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं। सबसे मेरी अपील है कि 5 दिसंबर को सब लोग साइकिल का बटन दबा करके, जो पुराना रिकॉर्ड है दूसरे तो कोई तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ही तोड़ेगी। जितने मंत्री आ रहे सब नेताजी से संबंध थे, सबके परिवार के, उनके सबके, और बहुत से मंत्री हैं नेताजी के ही बनाए हुए थे। तो ये सब गुप्त रूप से डिंपल के लिए ही वोट मांग रहे हैं। वो केवल दिखाने के लिए और यहाँ सब वोट मांग रहे हैं। और सब लोग हमसे टेलीफोन पे बात भी कर लेते, हाँ सब ठीक है, और हम बहू को ही सपोर्ट करेंगे। सुना आपने। और इससे पहले इटावा रेलवे स्टेशन पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव के प्रचार में अनाउंसमेंट के आरोप लगे हैं। ये आरोप स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने इंक्वायरी डेस्क पर लगाया है। इनका कहना है कि रात 11 बजे यानी कि शनिवार बीती रात 11 बजे अचानक मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को जिताने और जिंदाबाद के नारे लगे। हालांकि रेलवे अधिकारी अभी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। पार्किंग स्टैंड के कर्मचारी ने बताया कि जहां से अनाउंसमेंट होती है और ट्रेनों के आने जाने की जानकारी दी जाती है, उसी जगह से डिंपल भाभी को जिताएं और डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया है। तब आप यहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड है मेरे आप पास रिकॉर्ड है? भेज दिया, जहाँ भेजना था भेज दिया है मेरे पास। आपने किसको भेजा? कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ। वो दिखाया, देखने वाला कार्ड मेरा। चलो, ये तो ट्रेनों के लिए अनाउंस के लिए है, उसी में अनाउंस हुआ। ये पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ। हाँ जी, डिंपल यादव जिंदाबाद। तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं ऐसा, डिंपल हो चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। रात लगभग 11 बजे के आसपास जो आपका पूछताछ आजकल जो सहयोग काउंटर हो गया है, जिससे ये अनाउंसमेंट ट्रेनों का होता है, इससे डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, कई बार कम से कम 15 से 20 बार ये नारे लगे कि डिंपल यादव जिंदाबाद। इसके बाद जो पब्लिक थी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हो गया एकदम। तो वहाँ पे जो था उसने मतलब एकदम गुमराह करने की कोशिश करी। मेंस यूनियन का है, और पब्लिक जब बहुत ज़्यादा भड़की तो उसने माफ़ी मांगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय से देर रात करीब 11 बजे के आसपास एक ऐसा वाकया घटा है जिसको लेकर के अब सरगर्मी बनी हुई है। असल में ऐसा कहा गया है, मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में उतरी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में यहां से एक संदेश जिंदाबाद का तो जारी हुआ ही है, साथ में ही उन्हें मत देने की अपील का भी संदेश जारी हुआ है, जिसको तमाम ढेर सारे लोगों ने सुना है। कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति भी दाखिल की है। राजकीय रेलवे पुलिस में जा कर के उन्होंने इस बात की शिकायत की है। हालांकि जो लोग यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे, उन लोगों ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी है। ऐसा कहा गया है, रेलवे यूनियन के कुछ कर्मी यहाँ से प्रयागराज के लिए जा रहे थे। इसी बीच करीब आधा दर्जन के आसपास लोग पूछताछ कार्यालय के अंदर गए और मोबाइल में जो रिकॉर्ड संदेश था, उन्होंने किसी तरीके से उसको यहाँ से जारी कर दिया।
जिसको ढेर सारे तमाम लोगों ने सुना है। अब जो शिकायत स्थानीय स्तर पर भेजी गई है वरिष्ठ अधिकारियों को, उसके बाद किस तरीके की कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर के सामने आती है वो तो तब तय होगा जब अधिकारी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मैनपुरी संसदीय सीट से उतरी हुई हैं डिम्पल यादव, उनका यहाँ जो संदेश जारी हुआ, उनका जो प्रचार हुआ है, उसकी चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18 इटावा। द बाराबंकी में कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत शायर फजल इमाम मदनी ने की है, लेकिन कवि सम्मेलन में भीड़ कुमार विश्वास को सुनने के लिए बेताब दिखी और बार बार मंच पर बुलाने की मांग करते रहे। और इसके बाद कुमार विश्वास ने जैसे ही माइक संभाली, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने एक के बाद एक कई शानदार कविताएं पढ़ी। कि तुमको ही गुनगुनाया। मैंने एक बार महफिल में जब मैं नया शायर था तो उसके भाई साहब प्रोफेसर थे संस्कृत के, उन्हें अंदाजा था कि लड़की की निगाह हिली हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करते हो? मैंने कहा एमए कर रहे हैं, टॉपर है यूनिवर्सिटी के। सुना कविता लिखते हो? मैंने कहा जी भाई साहब सुनाओ। तो मैंने 10-12 गीत सुनाए। तो मैं नीचे जीने में चढ़ के जीने से उतर के पानी पीने जा रहा था, तो वो नीचे मिली मोहतरमा मुझे, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे लगे हमारे गीत? तो बड़े अहंकार में बोली कि ये सब तो मेरे थे, अपना कोई लिखाओ तो सुना। तो मैं उन्हीं के सुना रहा हूँ, अपना लिखने पाया सुनेगा कि तुमको ही गुनगुनाया, कि तुमको ही गुनगुनाया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री 9 दिसंबर से 17 देशों के दौरे पर होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के अमेरिका जाने की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। इन देशों में रोड शो का भी आयोजन होगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा कर बताया कि समिट के लिए अब तक 379 निवेशक 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर चुके हैं, ये खबर आ रही है। और इससे लगभग 6,33,554 रोजगार सृजित होंगे। अवध शिल्पग्राम में करीब 1 महीने तक ओडीओपी प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए का खर्च होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास दोनों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि और मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने का इतना अच्छा माहौल तैयार हुआ है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां सभी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हैं। और मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन अगर भारत है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जो नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जो ये निर्णय लिया गया है, अभी हमने बहुत सारे 19 लगभग देशों को पत्र लिखे, वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर को लिखे। बड़े ही सकारात्मक उधर से उत्साहजनक रिजल्ट आ रहे हैं। और पूरे देश में जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में कर्टन रेजर का जो कार्यक्रम था, वहाँ पर देश और दुनिया के सभी मानी जानी हस्तियाँ जो मौजूद थी, सभी ने बहुत उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया है। निश्चित रूप से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत ही अविस्मरणीय और बहुत ही ज़बरदस्त होगी, यही हम लोगों को पूरा भरोसा है। सर, एक टीम अब्रॉड भी जा रही है, विदेश भी जा रही है, क्या मकसद है? ऐसा पहली बार मुझे लगता है चीज़ों को समझने के लिए विदेश भी एक टीम भेजी जा रही है।
एक टीम नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई टीमें बनी हैं और चाहे यूएई हो, जापान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूके और यूएस और बेल्जियम, स्वीडन, ऐसी तमाम जो टीमें बनी हैं। इसी तौर से ये उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि जहां बहुत पहले यह निवेश के लिए लोग आना चाहते थे, लेकिन यहाँ का माहौल सपा बसपा की सरकारों में इतना खराब हो गया कि लोग अपनी जमीन, अपनी फैक्ट्री छोड़ करके और उत्तर प्रदेश से अपनी जान बचा करके चले गए थे। और उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर सबमिट करने की बात करे तो भी आने को तैयार नहीं थे। तो उस समय जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में इनको करना पड़ा था, लेकिन आज इन्वेस्टर समिट हमारी संपन्न हो रही है, निवेश आ रहा है और आज ग्लोबल स्तर की मतलब विश्व स्तरीय यहाँ पर इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और जिसको लेकर के पूरे देश में उत्साह है, पूरी दुनिया में उत्साह है। और उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश, उत्तर प्रदेश केवल उत्पादन के लिए नहीं बल्कि उपभोग करने वाला भी प्रदेश, तो ये आकर्षण है, ये सफलता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और यह एक बहुत दूरगामी लक्ष्य को लेकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर के काम किया जा रहा है और उसको भरपूर समर्थन है। यहाँ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज